So, in the last class, we have completed till installation, in which we have seen few topics and we have completed till installation of management accounting. So, ये last part होगा chapter 1 का. हमने chapter 1 में total 7 parts बनाए हैं and this is the 7th part and this would be the last one. तो ये chapter बहुत ज़्यादा long था and इसमें बहुत ज़्यादा theory थी, तो the chances of coming this chapter in the exams are very increased, right? So ये जरूर आएगा, ये जो भी चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, राइट? So let's start with the topic which is management accounting as an information system for decision. Like वो बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमें डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है, हमने वो देखना है, राइट? So a management accounting information system needs to be designed to serve the decision making needs of the various levels of management. ठीक है, तो बहुत सारी लेवल्स होती है मैनेजमेंट की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, तो ये हायरार्की होती है मैनेजमेंट की. तो इसमें क्या होता है, हमें हर लेवल पे डिसीजंस लेने होते हैं. ठीक है, तो जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमें कैसे हमें डिसीजंस लेने में हेल्प होती है, हमने ये चीज देखनी है. पहला है द कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. ऑब्वियसली जब हमने किसी भी चीज का डिसीजन लेना है तो हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे पहले. फॉर एग्जाम्पल हमने डिसीजन लेना है कि क्या हम अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करें या ना करें, यानी कि बिजनेस अपना बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. तो हम क्या देखेंगे कि हमारी पुरानी सेल क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, हमें क्या बनाने की जरूरत है. तो हम सारा डाटा पहले कलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इस डाटा को कलेक्ट करने को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा टू मेक द रेलेवेंट डिसीजंस. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रोसेसिंग करेंगे उस डाटा की इनटू द इंफॉर्मेशन. हम फिर उस डाटा को प्रोसेस करेंगे. फर्स्ट वन इज द कलेक्शन, सेकंड वन इज द प्रोसेसिंग. ये एग्जांपल दी हुई है, ये आप रीड कर लेना. ठीक है, जो प्रोसेसिंग होती है वो मैनुअली भी हो सकती है या मशीन्स के थ्रू भी हो सकती है, या हम उसको इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, राइट? फिर हम उस डाटा को की एनालिसिस करेंगे, राइट? फिर हम डाटा को एनालिसिस करेंगे. कैसे एनालिसिस करेंगे, ये जो हमने ऊपर डाटा प्रोसेस किया है फिर हम देखेंगे कि क्या जो टेक्निक्स हैं वो हमारी एप्लीकेबल हो रही हैं इस पे या नहीं, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल टेक्निक्स टू मेक इट डिसीजंस, हम इसको एनालाइज करेंगे. हम कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे, इसमें एक कीवर्ड आएगा टेक्निक्स. विल यूज सम टेक्निक्स टू नो कि क्या हमारा जो डाटा है वो हम प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं या नहीं, जिसमें कि हमें रिक्वायर्ड होगा स्टैटिस्टिकल, ऑपरेशनल रिसर्च मेथड, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग, कोइंग थ्योरी, गेमिंग एटसेट्रा. ठीक है, और मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, इन्वेंटरी कंट्रोल, नेटवर्क एनालिसिस. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, जिसमें हम एनालाइजिंग करते हैं किसी भी चीज की, राइट? फिर हम उस डाटा को स्टोर करके रखेंगे. फिर हम क्या करेंगे, उस डाटा को स्टोर करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स, इसका मतलब है द एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड प्रॉपरली. ठीक है, जो एनालाइज की हुई हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करेंगे एंड हम इसको क्लासिफाई करेंगे, कोडेड करेंगे, इंडेक्स्ड करेंगे, सो दैट ये हम फ्यूचर में यूज कर सके. स्टोर हम किस चीज को करते हैं, जिसको हमने फ्यूचर में यूज करना होता है, राइट? सो आगे आ गया रिट्रीवल ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जब हमें जरूरत है, व्हेन नीडेड, हम ये जो डाटा है हम ये रिट्राइव करेंगे एंड फिर हम इसको यूज करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो ऐसा हमारा होगा एक प्रॉपर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमें ऐसा हमारा डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है. पहले हम डाटा, ओके, तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे. हमें किसका वो बना देते हैं, जैसे कोड जो इजी लर्न हो जाए.
पहले होता है कलेक्शन, फिर होता है प्रोसेसिंग, आफ्टरवर्ड्स एनालाइज, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एनालाइज, स्टोर एंड रिट्रीव। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5, ये जो हमारा पूरा 5 है ये एक प्रोसेस है हमारा, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक प्रोसेस की तरह काम करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, सॉरी एनालाइज करते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, फिर हम उसको जरूरत पड़ने पर उसको बाद में रिट्राइव भी करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है? हमने हमने अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ी, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा पूरा, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा पूरा, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा पूरा। अब ये अकाउंटेंट्स क्या होते हैं, और स्पेसिफिकली मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, क्योंकि हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, राइट? तो ये क्या होते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वो पर्सन होते हैं, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन हमें क्या हेल्प करती है? डिसीजंस लेने में। हमें जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करती है डिसीजंस लेने में, राइट? बट ये जो इंफॉर्मेशन है हमें ये कौन प्रोवाइड करता है? उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जो पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट हम डिसीजंस ले पाए, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज सिंपल एज दैट। So we can write a person who provides accounting information to help management in decision making is known as management accountant. उसको बहुत सारे नेम से बुलाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर, चीफ अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है मेन बेसिक डेफिनेशन एंड द नेम्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट? फिर आगे आ जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, यानी कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि ये क्या करेगा? एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? अगर हमें एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है तो वो हम क्या करेंगे अपनी कंपनी में, क्या करेंगे अपने इंस्टीट्यूट में, राइट? तो पहला आता है प्लानिंग फॉर कंट्रोल। इसमें क्या करेंगे हम कि ओके, वेट जस्ट अ सेकेंड। ओके, हम करेंगे प्लानिंग फॉर कंट्रोल। प्लानिंग फॉर कंट्रोल का मतलब ही प्रिपेयर्स एंड मेंटेन्स ओवरऑल प्लान फॉर बिजनेस। ये क्या करेगा? प्रिपेयर एंड मेंटेन्स ओवरऑल प्लान फॉर बिजनेस। ठीक है जी। तो एक फाइनेंशियल जो सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो क्या करेगा? प्लानिंग करेगा कंट्रोल करने की, राइट? हमने कंट्रोलिंग क्या देखा था? टू चेक करना कि क्या जो हमने सोचा है वो हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए पहले हमें कुछ प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे। ये प्लान्स जो हैं, ये प्लान कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो सारी प्रिपेयर करता है ओवरऑल प्लान। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लान था बिजनेस की एक्सपेंशन, राइट? हमने सोचा था हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, राइट? एंड फिर हमने क्या किया? हमने इस प्लान के अकॉर्डिंग हमने डाटा प्रिपेयर किया, हमने मेंटेन किया सारे प्लान को। हमने देखा कि क्या हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, या जो हमारे बजट्स हैं, या जो हमारी जो भी प्लानिंग है, ठीक है, वो सही हो रही है या नहीं हो रही, राइट? सो
This is how a management accountant plans, right? Second point is, okay. सेकेंड पॉइंट इज रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्ट करना क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने जो भी हमने चीजें बनाई हैं, उनको रिपोर्ट करना, किसी को देना। सो रिपोर्टिंग में क्या होता है, रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेजर्स परफॉर्मेंस, जहाँ पे वर्ड मेजर्स परफॉर्मेंस आ गया, मतलब हमने जो एक्चुअल में सॉरी हमने जो प्लान किया था, हमने जो चीज़ प्लान की थी एंड जो चीज़ एक्चुअल में हुई है, उसको हम मेजर करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस। इसको हम और क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कंट्रोलिंग। सो कैन वी से दैट रिपोर्टिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंट्रोलिंग, ठीक है। अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू कंट्रोलिंग है, तो हमने कंट्रोलिंग में क्या पढ़ा था, कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है प्लान चीजों को एक्चुअल चीजों के साथ कंपेयर करना, राइट। जब हम कंपेयर करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी क्या कमियां हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं एंड हम किस चीज को इन फ्यूचर और अच्छा कर सकते हैं। सो ये कंपेयरिंग करने का काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। नेक्स्ट आ जाता है इवेल्युएशन, इवेल्युएटिंग। ही इवेल्युएट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जजेस वेदर द प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स आर इफेक्टिव, राइट। यानी कि हम इवेल्युएट, यानी कि हम वी कैन से, हम एक सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रिव्यू। इवेल्युएटिंग मीन्स रिव्यू करना किसको, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को, ठीक है। जो भी इफेक्टिव हमारी प्लानिंग होगी, क्या वो हमारी सही तरह से हो रही है, नहीं, ये जो रिव्यू करने का काम होता है, ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, राइट। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वो इंश्योर करता है कि कंपनी जो है वो टैक्स लॉस फॉलो कर रही है या नहीं, फॉलो टैक्स लॉस, ठीक है। ये फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, टू इंश्योर इफ द कंपनी फॉलोज टैक्स लॉस। नेक्स्ट आ जाता है अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ओके। इसमें क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स, नाम से समझ में आ रहा है, जो कंपनी के बीच में इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नली कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो चेक करता है कि जो हमारे आउटसाइड फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो कैसे हमें इफेक्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस को, एंड कैसे हम उनको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स में क्या आता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वो सेफगार्ड करता है कि क्या जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे कि जो भी एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस के, जिस चीज का भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारा सामान, उसकी इंटरनल कंट्रोल्स देखता है, ऑडिटिंग करता है, इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। तो ऐसे वो कंपनी का पैसा और सामान दोनों, प्रॉपर्टी एंड मनी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड मनी ऑफ business, right? So this is how functions of management accounting, यानी कि ये सारे functions होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ड्यूटीज क्या है, हमने ये देखना है। पहले आ जाता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हम ऊपर वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमें क्वेश्चन में हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हम, अगर हमें ये आया कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो हम पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डेफिनेशन जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वो लिखेंगे, एंड फिर हम इसके ये पॉइंट्स हमने लिखने शुरू कर देंगे, राइट। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पहला काम होता है उसका, ड्यूटीज। पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि हमारे पास एक कंपनी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। हमारे पास इंटरनल इंफॉर्मेशन भी होती है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है।
और ये जो हमारा डाटा है इसको ही हम प्रोसेस करके डिसीजंस बनाते हैं। सो ये हमारा जो डाटा है, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको कौन कलेक्ट करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट कलेक्ट करता है, राइट। इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स हो गए, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और जो आउटसाइड की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट सर्वेज में क्या चल रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो क्या चल रही हैं। सो दिस इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो चेक करता है कि क्या वो जो इंफॉर्मेशन हमने ली है, क्या वो यूजफुल एंड रेलेवेंट है या नहीं, राइट। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल या रेलेवेंट है या नहीं। वो जो अननेसेसरी डाटा है, इवैल्यूएशन में भी क्या करता है? रिमूव्स अननेसेसरी डाटा। ठीक है जी। तो ये अननेसेसरी डाटा को एकदम रिमूव करा देता है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन। ओके, ये क्या है? इसमें क्या होता है? ही एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ डाटा बाय एनालाइजिंग इट इन मॉनेटरी टर्म्स, जैसे कि सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड गिव्स हिज ओपिनियन। ओके, अब जब हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट का मतलब है किसी चीज को समझना, समझना। ठीक है। इवेल्युएट मीन्स देखना कि वो सही है या नहीं। इंटरप्रेट मीन्स उसको समझना। ठीक है। अब समझने में क्या होगा कि हम कुछ उस इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है उसके हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालेंगे। ठीक है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम फिर चेक करेंगे एंड हम उस पर ओपिनियन देंगे, राइट। we'll give opinion on that, एंड फिर हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। यानी कि सबसे मेन क्या होगा इसमें? सजेस्ट्स ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि क्या हम उस चीज को मतलब किस चीज से के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। इंटरप्रिटेशन मीन्स इंफॉर्मेशन को समझना, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना, फिर उस पर ओपिनियन देना एंड फिर सजेस्ट करना, राइट। सो दिस इज इंटरप्रिटेशन। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मैंने ऊपर भी समझाया था। रिपोर्टिंग मीन्स ओके, ओके, यहाँ पे वो रिपोर्टिंग बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स है, जितने भी रिपोर्ट्स बनाई हैं वो हमने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है सो दैट वो फर्दर आगे काम कर सकें। ठीक है। सो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है? वो सिंपली प्रेजेंट कर देता है इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स। इससे क्या हो सकता है कि इससे जो रिपोर्ट्स हैं, देखो जो एक रॉ डाटा होता है वो कई लोग नहीं समझ पाते, राइट। सो रॉ डाटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रिपोर्ट्स में, सो दैट हम डिसीजंस अच्छे से ले पाए। सो दिस इज रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ड्यूटीज क्या है? पहला तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर इवेल्युएट करना, फिर इंटरप्रेट करना एंड फिर उसको रिपोर्ट करना। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर द मिलेनियम। मिलेनियम, ओके, ये क्या है अब हम ये देखेंगे। With the rise of information technology, exponential growth means rise of the information technology। जैसे कि हमारा हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे? जैसे हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन, हमारा जैसे हो गया लिबरलाइजेशन। ठीक है। फिर हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट आ गई। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आ गए। तो ये क्या है? मस्ट बी मोर एडवांस्ड देन बिफोर, मोर एडवांस्ड देन बिफोर। ठीक है। तो ये क्या है कि वो बोल रहे हैं कि ये जो अकाउंटेंट्स हैं जो मिलेनियम के हैं, हम इसका पहले मीनिंग लिखते हैं। मिलेनियम का मीनिंग है अ पीरियड ऑफ 1000 years। ठीक है। तो
ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, राइट? ग्लोबलाइजेशन हुई है, लिबरलाइजेशन हुई है, मॉडर्न अकाउंटेंट्स आ गए हैं, तो उनको और ज़्यादा एडवांस होना चाहिए, ठीक है? ही शुड, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसको सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं आनी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए, उसको ग्लोबल मार्केट का भी पता होना चाहिए, एंड उसको मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए। सो दिस वॉज what a management accountant for the millennium means, right? नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलर। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख देंगे? विद द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो और ज़्यादा एडवांस होने चाहिए, एंड उनका अकाउंटिंग के अलावा टेक्नोलॉजी के बारे में, आई गिव द पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में एंड उनको मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? तो दिस वाज मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर मिलेनियम। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर कौन होता है? कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर मीन्स द टर्म कंट्रोलर और comptroller in US, United States of America, is used for top management accountant. कंट्रोलर कौन होता है? इज इक्वल्स टू टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन यूएस, ठीक है? कंट्रोलर कौन होता है? टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी भी कंपनी का। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर होता है मैनेजमेंट टीम का, एंड उसका मेन जॉब क्या होता है? मेन जॉब होता है कलेक्शन ऑफ फिगर्स का, ठीक है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का। सो ये पर्सन जो होता है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड प्रेजेंट करता है इन द मीनिंगफुल वे। First of all is the collection, and second one is the presentation and the interpretation, and third one is the okay, हाँ जी, बस यही दो है, एंड इसका आउटकम क्या होगा एट द एंड? डिसीजन मेकिंग, ठीक है? तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो कंट्रोलर की, क्योंकि इसके रिलेटेड चीज़ें आ सकती है कि उसके फंक्शंस क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है, राइट? तो हम क्या लिखेंगे कि जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर एक पर्सन होता है जिसको हम यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, हम इसको क्या बोलते हैं? टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका काम क्या होता है कि उसने कलेक्शन ऑफ फिगर्स करनी होती है एंड डाटा को प्रेजेंट करना होता है इन अ गुड मैनर, सो दैट वो आगे डिसीजंस ले पाए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलर, एंड ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी कंपनी का, राइट? सो द नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलरशिप। कंट्रोलरशिप के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? हम ये देखते हैं। अब मैं इसके आपको क्या दूंगी? इसकी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स दूंगी, बिकॉज बिना हेडिंग्स के कोई भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक नहीं करेगा, ठीक है? तो क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो सिर्फ आपकी हेडिंग्स रीड करता है, तो हेडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हेडिंग समझाऊंगी, एंड फिर उसके बाद वो हेडिंग को ही आगे फर्दर समझाऊंगी। ये इंटरनल वाला पार्ट ये आप खुद रीड करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे मैं आपको वो बेसिक जो पॉइंट है जो इससे ही निकल के आते हैं, इसी से निकल के आएंगे वो हेडिंग्स, वो मैं आपको लिखवाऊंगी एंड देन आपको समझाऊंगी। आगे का पार्ट आपने खुद लिखना है, यू आर दैट मच मेच्योर कि आप आगे का पार्ट, आगे की चीजें उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाए, आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत ना हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट वन इज प्लानिंग फॉर कंट्रोल। इसकी हेडिंग क्या है? प्लानिंग फॉर कंट्रोल, विच मीन्स कि जो कंट्रोलर होता है, हम ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कंट्रोलर का, राइट? सो ये जो पर्सन होता है, जो कंट्रोलर होता है, ये प्लानिंग फॉर कंट्रोल करता है, यानी कि ये प्रिपेयर करता है एंड मेंटेन करता है
प्लान फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। हम जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है क्लोथ्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड नेम है XYZ। तो मैंने इस बिजनेस में प्लान किया कि मेरे को ना एक और आइटम ऐड करनी है विच इज़ शूज़, ठीक है। तो मेरे को ये ऐड करना है बीच में अपने ब्रांड के मेरे को शूज़ भी लॉन्च करने हैं। सो ये मैंने क्या किया, एक प्लानिंग की, ठीक है। अब जो कंट्रोलर होता है वो ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेगा एंड मेंटेन करेगा, जो भी हमने प्लानिंग की है, यानी कि उस प्लानिंग को प्रिपेयर एंड मेंटेन करेगा, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा कि कॉस्ट स्टैंडर्ड्स देखेगा, फिर वो एक्सपेंस बजट देखेगा, सेल कितनी हो रही है हमारी वो देखेगा, हमें ऐड ऑन करना चाहिए नई शूज़ को, फिर प्रॉफिट की प्लानिंग करेगा, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेगा, फाइनेंसिंग देखेगा एंड ये सारी चीज़ें देखेगा। सो दिस इज़ प्लानिंग फॉर कंट्रोल, यानी कि अगर हमने कुछ प्लानिंग की है तो उसको प्रिपेयर करना एंड मेंटेन करना थ्रू द फॉलोइंग we can say standards or the techniques, right? So the next one is measuring and reporting performance। ये लिखा है ना, तो हम इसको हेडिंग बना देंगे, measuring and reporting performance। ओके, सो इसमें क्या आएगा कि इसमें वो कंपेयर करते हैं, हमने कंट्रोलिंग पढ़ा था ना, कंट्रोलिंग एक हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि वो कंट्रोल करते, राइट। सो इसमें भी हम ये देखेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे एंड जो एक्चुअल में है चीज़ें, क्या वो मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। सो दिस इज मेंटेनिंग रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग रिपोर्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है क्या वो मैच हो रही है स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए थे उनसे या नहीं हो रही, ठीक है। रिपोर्ट्स रिजल्ट्स टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने देखा है कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मिडल लोअर, ये होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं कंपैरिजन की, ये सारी जाती हैं सभी लेवल्स पे, राइट। तो फिर जो कंट्रोलर होता है वो चेक करता है परफॉर्मेंस को एंड रिपोर्ट करता है। सेकंड पॉइंट में क्या आएगा कि वो चेक करता है एंड रिपोर्ट करता है परफॉर्मेंस को। द थर्ड वन इज इवैल्यूएटिंग बिजनेस पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम सिंपल लिख देते हैं इवैल्यूएटिंग, ठीक है, इवैल्यूएटिंग पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्लान किया, प्लान के बाद हमने क्या किया, हमने की मेजरमेंट, ठीक है। और फिर मेजर करने के बाद हमने क्या किया, उसको इवेल्युएट, यानी कि इसमें हमने देखा कि जो बिजनेस के गोल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं। फिर हमने कंसल्ट किया डिफरेंट मैनेजर्स से कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज इवेल्युएटिंग, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को कंपेयर किया है तो उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा बेटर हो, दैट इज इवेल्युएटिंग। Next one is to report the government agencies as required and supervise all the matters relating to tax। फिर जो टैक्स टैक्स सुपरवाइज, हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोलर होता है वो ये भी देखते हैं कि हमारे जो टैक्सेस वगैरह हैं वो हमने अच्छे से पे कर दिए हैं या नहीं, या जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखता है। नेक्स्ट वन इज अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हम क्या लिखेंगे, appraisal of external influence, ठीक है जी। इसमें क्या आएगा, इसमें वो एक्सटर्नल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बाहरली चीज़ें होती हैं, जो बिजनेस के अंदरली चीज़ें होती हैं वो नहीं, जो बाहर की होती है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, सोशल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको स्टडी करेगा, कौन कौन सी इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को वो चेक करेगा। फिर आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स,
प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो बेटर लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लास्ट में क्या था कि वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे एसेट्स को, यानी कि वो क्या करेगा कि कंपनी के जो एसेट्स हैं जैसे कि इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटिंग, प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज, तो ये सारी चीज़ें देखेगा वो कंपनी के एसेट्स। अब कंपनी के एसेट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे दो मेन, एक तो मनी, दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो इन दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इंटरनल कंट्रोल रखेगा, ऑडिटिंग करवाएगा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल कराएगा, ऑडिटिंग कराएगा एंड इंश्योरेंस कवरेज भी देखेगा। सो ये सारे फंक्शंस होते हैं कंट्रोलर के। पहला क्या है? प्लानिंग फॉर कंट्रोल, यानी कि जो भी हम अपने बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं उसको सही से देखना। फिर आ जाता है मेजरिंग, यानी कि जो हमने सोचा था और जो हमने एक्चुअल में किया है उसको कंपेयर करना। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग मीन्स जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो अच्छे से सारी चीज़ें हैं हमारी या नहीं है। अगर नहीं है तो हमने उसको अच्छे से क्या करना है, उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है, सो दैट हम फ्यूचर के लिए और चीज़ें बेटर हो सकें। नेक्स्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्रोलर ये भी देखेगा कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो हमने अच्छे से बेयर किए हैं या नहीं किए। नेक्स्ट इज अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि एक्सटर्नल चीज़ें जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज भी वो चेक करेगा। द लास्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, यानी कि वो हमारे एसेट्स, एसेट्स कौन कौन से होते हैं? एक मनी एंड एक प्रॉपर्टी। इनको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा? इंटरनल कंट्रोलिंग से, ऑडिटिंग से एंड प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज करवा के। राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर। अब कंट्रोलर की ड्यूटीज ये भी ऐसे ही दी हुई हैं। ओके, सो हम देखेंगे कि जो ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, अभी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इनके हेडिंग बना के फिर आगे लिखेंगे। जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो आपको लंबा लंबा लिखना है, 3 to 4 लाइन्स में, एंड हेडिंग आपको इन लाइन्स में से ही लेनी है। ओके, सो पहला पहली ड्यूटी आ जाती है द इंस्टॉलेशन एंड सुपरविजन ऑफ अकाउंट ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। यानी कि इसमें वो मेक श्योर करता है कि जो सारी अकाउंटिंग बुक्स हैं वो क्या प्रॉपरली मेंटेन की गई हैं या नहीं की गई। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? पहले तो आप ये हेडिंग डाल देंगे इंस्टॉलेशन एंड सुपरविजन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी हेडिंग। एंड फिर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका मतलब है कि जो कंट्रोलर है वो मेक श्योर करता है कि जो सारी अकाउंटिंग बुक्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं। सो वी कैन राइट दैट द कंट्रोलर मेक श्योर्स दैट अकाउंटिंग बुक्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर। तो हेडिंग हम ये डाल देंगे, मैं ऐसे ही हेडिंग मार्क करती रहूंगी एंड आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, एंड आपने 3 to 4 लाइन्स में उसको एग्जाम में लिखना है। Next one is the preparation and interpretation of the financial statements and reports of the corporation। यानी कि इसमें क्या करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिपेयर करते हैं हम रिपोर्ट्स को एंड उनको एक्सप्लेन करते हैं मैनेजमेंट को। तो इसका क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आएगी हमारी हेडिंग। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड एक्सप्लेन्स देम टू द मैनेजमेंट, यानी कि वो रिपोर्ट बनाते हैं एंड मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया द कॉन्टिन्यूस ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन वेयर एवर लोकेटेड। यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूसली चेकिंग होती है, ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग होती है एक्यूरेसी की। किसकी चेकिंग? रेसे की ऑफ द अकाउंट्स एवरीवेयर इन द कंपनी, यानी कि कंपनी में हर तरफ अकाउंट्स की चेकिंग होती है, क्या अकाउंट्स प्रॉपरली एक्यूरेटली मेंटेन किए गए हैं या नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द कंट्रोलर इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूसली चेक्स ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स एवरीवेयर इन द कंपनी, एंड इसकी हेडिंग डालेंगे ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये हेडिंग होगी, ये हेडिंग होगी हमारी।
ठीक है, और इसमें क्या हम चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं अकाउंट्स की एक्यूरेसी। नेक्स्ट आ जाता है द कॉम्पिलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें क्या करते हैं, कंपाइल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हम ये हेडिंग डाल देते हैं, कंप्लीट compilation compilation, okay, so that is compile, okay, sorry, ये compile word से compilation, okay। इसमें क्या करते हैं, इसमें वो कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स। कंपाइल में क्या करते हैं, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स। ये क्या होता है, कंपाइलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मीन्स अगेन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स। इसमें क्या कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स। इसमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज टेकिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज। इसमें हम क्या कर देंगे, टेक एंड कॉस्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज, ये होगी हेडिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें इंश्योर करते हैं स्टॉक को इज चेक्ड एंड वैल्यूड करेक्टली। क्या जो हमारा स्टॉक है वो चेक्ड एंड वैल्यूड है एक्यूरेटली या करेक्टली या नहीं। यानी कि इसमें हम लिखेंगे द कंट्रोलर इंश्योर्स दैट द स्टॉक और इन्वेंट्री इज चेक्ड एट द वैल्यूड एंड वैल्यूड करेक्टली। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स एंड टू द सुपरविजन ऑफ ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द टैक्सेस। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट, प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट ओके सॉरी, ये नेक्स्ट पॉइंट का था। ओके, इसमें लिखेंगे प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमने जो हैंडल करना है, कंट्रोलर ने हैंडल्स ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द टैक्सेस। यानी कि इसमें कंट्रोलर सारे टैक्स रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। इसमें क्या है, प्रोवाइड्स यूजफुल डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजंस। इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड यूजफुल डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजंस। इसमें जो हमारा कंट्रोलर होता है वो यूजफुल डाटा प्रोवाइड करता है एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है सो दैट डिसीजंस अच्छे से लिए जा सकें। So the next point is the preparation of the the preparation as a budget director। इसमें क्या है, इसमें हमने हेडिंग डालनी है प्रिपेयर एनुअल बजट। इसमें क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिपेयर एनुअल बजट। इसमें क्या है कि इसमें जो कंट्रोलर होता है वर्क्स विद अदर्स मैनेजर्स टू प्रिपेयर कंपनी बजट फॉर बोर्ड अप्रूवल। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, the controller works with other managers to prepare company budget, works with managers for company budgets। ठीक है, प्रिपेयर, ठीक है। इसमें वो क्या करता है, प्रिपेयर एनुअल बजट नाम से ही समझ में हेडिंग आ रही है कि इसमें जो हमारा
कंट्रोलर है वो वर्क्स विद द मैनेजर्स फॉर कंपनी बजट्स प्रिपेयर। नेक्स्ट आ जाता है हम, यानी कि हमारी कंपनी के बजट्स को प्रिपेयर करने के लिए वो काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है चेक इंश्योरेंस कवरेज। इसमें आ जाता है चेक इंश्योरेंस coverage. The ascertainment currently that the properties of the corporation are properly and adequately insured. यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी इंश्योरेंस है, उसको इंश्योरेंस कवरेज करता है, यानी कि इंश्योर करता है कि कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपरली इंश्योर्ड है या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है इशू अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। इशू अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वो क्या करता है कि प्रिपेयर करता है एंड मेंटेन करता है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स। प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स अक्रॉस द कंपनी, यानी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जो बहुत पहले से चलती आती जा रही प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, क्या वो देखता है कि क्या वो कंपनी सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मेंटेन एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड्स। मेंटेन एप्रोप्रिएशन कॉस्ट। इसमें क्या करता है, इसमें वो एप्रोप्रिएशन कॉस्ट को मेंटेन करता है, राइट। फॉर एग्जांपल वी कैन से कि इसमें जो है वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है एंड जो भी हमें जो बेसिकली जो भी हमारी स्पेंडिंग्स होती है, राइट, जो भी हमारे खर्चे होते हैं एंड वो ये चेक करता है कि क्या हमारी जो स्पेंडिंग्स है वो ठीक है एंड जो हमारी मनी है या जो हमारा खर्च या जो पैसे हमने खर्च किए हैं, क्या वो हमने सही से खर्च किए हैं या नहीं। सो दिस इज मेंटेनिंग एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज 13th पॉइंट इज, ये मैंने लिखा था 12th पॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 13th पॉइंट है चेक बोर्ड डिसीजंस। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम उनके डिसीजंस को चेक करते हैं। चेक डिसीजंस ऑफ, कि मैंने लिख दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें क्या है कि जो मेक्स श्योर फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द बॉन्ड आर ऑफ द बोर्ड आर एग्जीक्यूटेड एंड रिकॉर्डेड प्रॉपरली, यानी कि जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो कहा है क्या वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, क्या वो अच्छे से अप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजेस। हम जैसे लीज पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे सामान ले लेते हैं, तो इसमें वो सारा जो चेकिंग है एग्रीमेंट की वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखता है कंट्रोलर। नेक्स्ट इज अप्रूव और काउंटर साइन पेमेंट्स। इसमें हम क्या लिखेंगे, अप्रूव और काउंटर साइन पेमेंट्स। ठीक है, तो इसमें इसका क्या मतलब है कि जो साइंस और अप्रूव चेक्स हैं या जो नोट्स हैं एंड अदर कंपनी पेमेंट्स हैं, यानी कि इसमें वो चेक करता है कि क्या जो हमारे चेक्स जो हमने अप्रूव किए हैं या जो हमारे नोट हमने दिए हैं किसी को भी, या जो कंपनी की पेमेंट्स हमें मिल रही है, क्या वो सही से सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज एग्जामिन विड्रॉल्स ऑफ सिक्योरिटी। इसमें हम लिखेंगे एग्जामिन withdrawals of सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें वो क्या करता है कि इंश्योर करता है कि जो हमारी सिक्योरिटीज है वो टेकन आउट ऑफ द कंपनी वॉलेट्स फॉलो रूल्स, यानी कि वी कैन से कि जो हमारी
कंट्रोलर है वो इंश्योर करता है कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वो अच्छे से ठीक है या नहीं, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी सिक्योरिटीज़ को चला रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज लास्ट इज इंश्योर्स लीगल कंप्लायंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंश्योर्स लीगल कंप्लायंस, यानी कि ये प्रिपेयर करता है सिस्टम्स टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये कुछ ऐसे सिस्टम्स प्रिपेयर करता है जिससे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की फॉलो करें। सो ये थी सारी ड्यूटीज जो कि थी कंट्रोलर की, एंड हमने किए फंक्शंस एंड द ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर। अब हम करेंगे कंट्रोलर वर्सेस ट्रेजर। एक हमारा ये टॉपिक रह गया। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड देन वी आर डन विद द chapter. We are only left with these two topics. So let's start with the controller versus treasurer. The difference between the controller versus the treasurer. अब दो टर्म्स होती है, एक होती है कंट्रोलर, एक होती है ट्रेजरर। The terms controller and treasurer are used in the United States of America for financial executives in a firm. फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि फाइनेंस को संभालते हैं, उनको या तो कंट्रोलर बोलते हैं या ट्रेजरर बोलते हैं। वेयर वेरियस फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस financial management are divided in controllership functions and treasurership functions. The basic responsibility of the treasurer is to provide, manage and protect the firm's capital. ठीक है, ये थी ट्रेजर की। और वेयर एज द कंट्रोलर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दैट द फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली। अब जो ट्रेजर है, ट्रेजर क्या करता है, मैंने बेसिक फंक्शन बताया है कि ट्रेजरर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, मैनेज करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा फर्म्स कैपिटल। ठीक है, और फिर जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो फंड्स हैं वो यूज्ड एफिशिएंटली है या नहीं। ठीक है, सो ये था ट्रेजर का काम और ये था कंट्रोलर का काम। नेक्स्ट आ जाता है इनका, ये हम कह सकते हैं काइंड ऑफ बेसिक फंक्शन। द टेबल बिलो डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ओके, ये ट्रेजर के कुछ फंक्शंस हैं, ये कंट्रोलर के कुछ फंक्शंस हैं। अब अगर फंक्शंस ऑफ ट्रेजर आएगा तो आप ये सारी, ये है हमारे कीवर्ड्स। सिर्फ आप ये नहीं लिख के आओगे, इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिख के आओगे। एक्सप्लेनेशन आपको फिर खुद से ही लिखनी है। और जो कंट्रोलर है इसकी हम जो फंक्शंस है वो ऊपर पढ़ आए हैं, बट स्टिल हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो पहला है द फंक्शंस ऑफ ट्रेजर। पहले हम ट्रेजर के फंक्शंस देखेंगे। पहला है प्रोविजन ऑफ कैपिटल। प्रोविजन ऑफ कैपिटल मीन्स कि अरेंज करता है बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि अरेंज हम इसमें लिखेंगे द ट्रेजर अरेंज बोथ long term and short term funds for the company, right? Next is relationship with the bank and financial institutions. ये मतलब है इसका manages loan and financing, यानी कि जो ट्रेजर होता है वो लोन्स एंड फाइनेंस को मैनेज करता है। फिर आएगा कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट मतलब हैंडल करता है कंपनी का कैश फ्लो, जो भी कंपनी का कैश फ्लो हो रहा होता है उसको हैंडल करता है। फिर आ गया रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, यानी कि कलेक्ट मनी फ्रॉम द कस्टमर्स, collect money from customers। ठीक है, अपने कस्टमर से पैसा लेना है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्ट्स फंड्स एंड सिक्योरिटीज, यानी कि थ्रू इंश्योरेंस एंड सेफगार्ड्स। फिर आ जाता है इन्वेस्टर रिलेशंस, यानी कि कम्युनिकेट्स विद शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, यानी कि इसमें कम्युनिकेट करता है
कम्युनिकेट करता है शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के साथ। फिर आ जाता है ऑडिट, यानी कि समवंस लुक आफ्टर एक्सटर्नल ऑडिट, समटाइम्स लुक आफ्टर एक्सटर्नल ऑडिट, यानी कि समटाइम्स ये एक्सटर्नल ऑडिट को भी देख लेता है। फिर आ जाता है कंट्रोलर के फंक्शंस, यानी कि अकाउंटिंग मींस ये कीप करता है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपने पास एक्यूरेटली रखता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग, यानी कि एक्सप्लेन करना रिजल्ट्स टू द मैनेजर्स और रिपोर्ट्स टू द मैनेजर्स। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि बजट प्रिपेयर करता है एंड परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। प्लानिंग का मतलब भी आपको पता है, कंट्रोल का भी आपको मतलब पता है। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट, यानी कि इंश्योर करता है कि जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रिपेयर करता है एंड फाइल करता है टैक्सेस, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक अप्रेजल और गवर्नमेंट रिपोर्टिंग। So, however, it may be noted that many times the functions of treasurer and controller overlap each other. कई बार ऐसा हो सकता है कि जो functions हैं treasurer के and जो हमारे controller हैं उसके overlap हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, बट जो activities हैं treasurer की are performed by the controller and vice versa. ये एक दूसरे की activities को भी perform करते हैं. In India, controller is generally termed as a financial controller or the management accountant. जो कंट्रोलर होता है उसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर या मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बट यही अगर हम डेजिग्नेशन ट्रेजरर की देखें, उसके कोई पॉपुलर कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई भी उसको मतलब उसके नाम से नहीं पहचानता अच्छे से। एंड सम ऑफ हिज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय कंपनी सेक्रेटरी। कुछ जो ट्रेजरर के फंक्शंस होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म करता है। A large number of companies in India appoint finance managers to discharge the duties of treasurer और both of controller and treasurer। अब इंडिया में क्या होता है, हम ट्रेजरर और कंट्रोलर की ड्यूटीज को मैनेज करने के लिए हम फाइनेंस मैनेजर्स भी बुलाते हैं। Some big companies even appoint the chief financial officer CFO to supervise the function of these two financial executives। कई बारी हम फाइनेंशियल मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, कई बारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं। एंड ये उनकी होती है लाइक बहुत बड़े वो होते हैं, बिग कंपनीज होती हैं, वो इनको अपॉइंट करती हैं। सो दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड ट्रेजरर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो इसमें वो बोलते हैं द वे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हमने सारा चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर पढ़ लिया। अब वो बोल रहे कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कंपनी में कैसे ऑर्गेनाइज होती है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना बड़ा है कितना छोटा है ये उस पर डिपेंड करेगा, और फिर उसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे होगी ये डिसाइड किया जाएगा। साइज में आ सकता है स्मॉल और बिग, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, यानी कि सिंगल यूनिट है, डिविजनल यूनिट है या जो भी, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे होती है। लेट्स रीड इट। The organization for management accounting system will depend upon the scale of operations, nature of business, nature of organization। ये मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, एटसेट्रा। अगर हम स्मॉल कंसर्न में देखें, ठीक है, अगर हम स्मॉल बिजनेस में देखें तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो वर्क करता है डायरेक्टली अंडर द ओनर। जो स्मॉल होती है, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो ओनर के अंडर में काम करता है, ठीक है। बट जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वहां पे फाइनेंशियल कंट्रोलर यूजुअली हैंडल्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम करता है। इसी को अगर हम बिग में देखें तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोलर आ जाएगा, ठीक है। अगर डिविजनल सेटअप है तो एक सेपरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ईच डिविजन को क्रिएट करने के लिए, राइट। सो लेट्स रीड इट। In small concern, management accountant is directly under the owner.
बिग कंसर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बी असाइन टू द फाइनेंशियल कंट्रोलर। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। A concern with a divisional setup will have a different management accounting organization. इनकी different होती है। Whatever be the organizational setup, management accountant is an active participant in the management. जो एक management accountant होता है वो एक active participant होता है। The role of management accountant has been emphasized by Edison and Schmidt as a management accounting will be specially concerned with the problem of cooperation with all other organizational units. While no unit of the business is an island unto itself, there is no other financial element of the whole organization that is necessary relations with so many different units. Okay. तो वो बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसको सबके साथ कोऑपरेट करना होता है, यानी कि उसको प्रोडक्शन में भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी, पर्सनल डिपार्टमेंट में भी, ये सारी चीजों में उसको मैनेजमेंट करना होता है। एंड कोई भी अदर जो डिपार्टमेंट है वो इंटरैक्ट्स no other department interacts with so many units as a management accounting does. कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट इतना अच्छे से इंटरैक्ट नहीं करेगा जितना अच्छे से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो इंटरैक्ट करेगा। सो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं वो एक बहुत अच्छे गुड टीम वर्क करने वाले होने चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन वाले होने चाहिए, क्योंकि उनको वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स को देखना पड़ता है, मैनेजमेंट, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड ऑपरेटर्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो एक बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? पहले तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं प्रोडक्शन के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के एंड पर्सनल के। ठीक है, और जो चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट कंट्रोलर, बजट कंट्रोलर, इंटरनल ऑडिटर, हेड ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स एंड क्रेडिट कंट्रोलर। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब है कि जो स्मॉल फर्म्स हैं उसके अकाउंटेंट अंडर ओनर्स होते हैं। लार्ज फर्म के जो है, हमने बेसिकली ये याद करने की, लार्ज फर्म में जो होता है वो वहां पे फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है एंड ही वर्क्स विद ऑल द डिपार्टमेंट्स। एंड ये जस्ट एक मैनेजमेंट डायरेक्टर की एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया गया है। ठीक है, सो दिस इज इट। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये सेकेंड हैंड बुक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी सारी थ्योरी फिनिश हो जाती है। उसके आगे कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन लुक टू देम, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी आ सकता है इसमें से। सो दिस होल चैप्टर वाज अबाउट थ्योरी। इसमें सब कुछ थ्योरी है एंड इसमें ऑब्वियसली नियर अबाउट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो you just have to learn the headings and just have to understand the content. Rest आप खुद अपनी मर्जी से लिख सकते हो। It is very important chapter. So this is it for the first chapter's theory. In the next class, we'll start with the second chapter theory, which is financial statement analysis.